दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से 50 चुने हुए प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। नेत्र की वास्तविक स्थिति एवं हेट्रोट्रोफिया। नेत्र की वास्तविक स्थिति एवं हेट्रोट्रोफिया की जांच कौन सी परीक्षण से की जाती है? तो ए है मडोक्स राल परीक्षण, बी है स्केल जांच, सी है 1 to 2 दोनों यानी पहला और दूसरा दोनों, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए मडोक्स राल राड परीक्षण, मडोक्स राड परीक्षण। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्णांगता की जांच कौन से परीक्षण से की जाती है? ए है इशिहारास परीक्षण, बी है हैंडी रेड रिटलर परीक्षण, सी है फर्स्ट और सेकेंड दोनों, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों, अर्थात सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेत्रहीन बालक ज्यादातर कौन सी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं करने में निपुण होते हैं? ए है गाना गाना, बी है हारमोनियम, सी है ढोलक और तबला बजाना, डी है प्रयुक्त सभी। तो नेत्रहीन बालक ज्यादातर इन ऊपर के तीनों क्रियाओं को अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बाह्य कान का पूरी तरह न होना, कर्णपल्लव तथा बाह्य कान की नली उपस्थित नहीं होती है, क्या कहलाता है? ए है कर्णपल्लव में छिद्र, बी है अल्ट्रेसिया, सी है फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अल्ट्रेक्सिया। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य व्यक्ति कितने डेसिबल में सुन सकता है? ए है 0 से 25 डेसिबल, बी है 0 से 50 डेसिबल, सी है 50 से 70 डेसिबल, और डी है 26 से 40 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 0 से 25 डेसिबल। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ श्रवण हरास बच्चे किस वर्ग में आते हैं? मिलान करने हैं। कौन सा कितना डेसिबल का बच्चा किस श्रेणी में आता है, उसको मिलान करना है। तो पहले आप जान लीजिए 0 से 25 डेसिबल का बच्चा अगर है तो ऊपर आपने पढ़ा कि वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह इससे मिल जाएगा फर्स्ट का ए से। और सेकेंड पर चलते हैं 26 से 40 डेसिबल। इसमें देखते हैं 26 से 40 डेसिबल होता है मध्य, 26 से 40 डेसिबल होता है अल्प श्रवण दोष, अल्प श्रवण दोष। तो
तो अल्प पर चलते हैं हम, दूसरा से सी मिल जाएगा। और 41 से 55 तक, 41 से 55 तक होता है मध्यम श्रवण दोष। तो मध्यम पर चलते हैं हम। इकतालीस से 55 तक का डिसिबल दे रहा है मध्यम। अल्पतम का पहले ढूंढ लेते हैं, थोड़ा हमें मिस्टेक हो रहा है। तो 71 से 90 तक होता है गंभीर वाला। और 56 से 70 तक होता है छब्बीस से 40। अल्पतम दोष 16 से 25 डिसिबल। छब्बीस से 40। अल्प दोष 26 से 40, यह सही है। 41 से 55 तो क्या मध्यम या गंभीर दोष, मध्यम या, इसे मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, छब्बीस से 40 तक होता है मध्यम श्रवण दोष। अब 41 से 55 तक होता है अल्पतम। 41-40 तक होता है गंभीर। लास्ट चलते हैं, 56 से 70 तक होता है ये थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा है दोस्तों, इसे पहले हम दोष को जान लेते हैं। अल्पतम दोष, अल्पतम श्रवण दोष होता है 16 से 25 डिसिबल। और अल्प श्रवण दोष होता है 26 से 40 डिसिबल। मध्य श्रवण दोष होता है 41 से 55 डिसिबल। मध्यम गंभीर दोष होता है 56 से 70 डिसिबल। गंभीर दोष होता है 71 से 90 डिसिबल। अति गंभीर दोष होता है 90 से या 91 से ऊपर, मान लीजिए 90 से ऊपर, यानी 91 से शुरू हो जाता है अति गंभीर में। यह लिस्ट ही सही दे दिया है। अति अल्प, अल्प, यह लिस्ट करेक्ट है, ऐसे ही मिलान हो जाएगा इसका। यह लिस्ट ही पूरा दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सी नली मध्य कान को नाक से जोड़ती है? कौन सी नली मध्य कान को नाक से जोड़ती है? ए है कान की नली, नाक की नली, सी है यूस्टेचियन नली, डी है बाह्य कान की नली। तो जो नली मध्य कान को नाक से जोड़ती है उसे कहते हैं यूस्टेचियन नली। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
यूस्टेशियन नली की लंबाई कितनी होती है? तो यूस्टेशियन नली की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ए पर है 30 से 40 मिलीमीटर, बी पर है 0 से 50 सेंटीमीटर, सी पर है 0 से 50 मिलीमीटर और डी पर है 1 मीटर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 40 मिलीमीटर। 30 से 40 mm होती है यूस्टेशियन नली की लंबाई। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। बाहरी रोम कोशिका की संख्या कितनी होती है? ए है 12 से 14,000, बी है 5 से 10,000, सी है 50,000, डी है 500। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 12 से 14,000 बाहरी रोम कोशिका की संख्या होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक श्रवण बाधित बच्चों के निदान और उपचार में भूमिका निभाते हैं? विशेष अध्यापक, बी है ऑडियोलॉजिस्ट, सी है वाणी एवं भाषा चिकित्सक, डी है उपरोक्त सभी। तो 33 का आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो चूंकि श्रवण बाधितों के लिए विशेष शिक्षक भी आवश्यक होता है, ऑडियोलॉजिस्ट भी आवश्यक है, वाणी और भाषा चिकित्सक भी आवश्यक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत कौन सी दिव्यांगता शामिल नहीं है? पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत कौन सी दिव्यांगता शामिल नहीं है? ए भाषा एवं वाणी क्षति, स्पीच इम्पेयरमेंट, मानसिक मंदता, बी है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भाषा एवं वाणी क्षति। यह पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता के एक्ट में शामिल नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भाषाई प्रोफाइल परीक्षण है, भाषा मूल्यांकन परीक्षण है, बी है बुद्धि लब्धि परीक्षण, सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर आपका ए है, भाषा मूल्यांकन परीक्षा है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। सामान्य व्यक्ति कितने डेसिबल से सुन सकता है? 0 से 25 डेसिबल, यह ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 0 से 50 डेसिबल, सी है 50 से 70 डेसिबल, डी है 26 से 40 डेसिबल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 25 डेसिबल। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह भी प्रश्न ऊपर आपने पढ़ लिया।
यहाँ श्रवण ह्रास बच्चों के लिए वर्ग में आते हैं, मिलान करें। तो ऑलरेडी यह सीधा सीधा ही दिया हुआ है, जिस वर्ग में आता है वही उसका सामने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी सिनेमा फिल्म ब्लैक में मिशेल लड़की किस दिव्यांगता से पीड़ित थी? हिंदी सिनेमा फिल्म ब्लैक में मिशेल लड़की किस दिव्यांगता से पीड़ित थी? तो ए दिया है श्रवण बाधित एवं दृष्टि दिव्यांगता से, डीफ ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है। बी है लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता। सी दे रहा है सेबुलर पाल्सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। डी दे रहा है मानसिक मध्यता मेंटल रिटायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ए है श्रवण बाधित और दृष्टि दिव्यांगता, डीप एंड ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फ्रांस में पहला विशेष विद्यालय श्रवण बाधित कब खोला गया था? फ्रांस में पहला विशेष विद्यालय श्रवण बाधित का कब खोला गया था? इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। ए है 1760 ईस्वी में, बी है 1815 ईस्वी में, सी है 1920 ईस्वी में, डी है 2010 ईस्वी में। तो इसका आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। ए आपका करेक्ट आंसर है इसमें 1760 ईस्वी में। प्रश्न एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आता है कि ब्रेल लिपि का प्रतिपादन करने वाला देश का क्या नाम है? तो अभी का आंसर फ्रांस ही बन जाता है। फ्रांस के पेरिस शहर से कुछ दूरी पर 40 किलोमीटर दूरी पर कुफ्रे नामक गांव में लुईस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया गया था, खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पिन्ना किसका हिस्सा है? ए है बाहरी कान, बी है मध्य कान, सी है आंतरिक कान, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। पिन्ना जो होता है यह बाहरी कान का हिस्सा है, जिसे आउटर ईयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेत्र के दृष्टि दोष कौन से हैं? नेत्र के दृष्टि दोष कौन से? निकट एवं दूर दृष्टि दोष, बी है वर्णाधार दृष्टि दोष, सी है जरा दूरदर्शिता और अबिंदुतकता, डी है उपयुक्त में से सभी। तो 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से सभी दृष्टि दोष के अंतर्गत ही आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब लुईस ब्रेल से ही कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, देखिए। स्नेलर जांच अच्छा स्नेलर टेस्ट का विकास कब और किसने किया? किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ए है हरमन स्नेल 1862 ईस्वी में, बी है मैरी 1921 ईस्वी में, सी है हेनल केयर 1500 ईस्वी में, लुईस ब्रेल 1986 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि हरमन स्नेल के नाम पर ही स्नेल जांच स्नेल टेस्ट का नाम पड़ा था।
इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1862 ईस्वी में इन्होंने इस जांच की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जासू का निर्माण किसने किया था? ए दिया है लुइस ब्रेल ने, बी दिया है ब्लाइंड एंड लो विजन ग्रुप ऑन फ्रीडम साइंटिफिक ने, सी दिया है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ने, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है ब्लाइंड एंड लो विजन ग्रुप ऑफ फ्रीडम साइंटिफिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जास मूल रूप से वर्ष में जारी की गई थी? किस सन में जारी की गई थी? 1989 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो ए करेक्ट आंसर है 1989 ईस्वी में। जॉब्स मूल रूप से किसके द्वारा जारी किया गया था? ए है हेलन केलर के द्वारा, बी है लुइस ब्रेल के द्वारा, सी है टेड हेंटर के द्वारा, डी है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो सी है टेड हेंटर के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा बच्चे में डॉट प्रकार का विकार है। किस प्रकार की परेशानी है, बीमारी है, क्या दिक्कत है? ए है खाने में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की भावात्मक, डी है उत्तेजना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए है खाने में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का सहायता प्राप्त तरीका है? ए है मुद्रा, बी है चित्रण, सी है चेहरे के हाव भाव, डी है संकेत। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो संकेत जो होता है संप्रेषण का सहायक प्राप्त तरीका होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे आवाज विकार भी कहते हैं? साफ उच्चारण, प्रवाह, गूंज, भाषा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गूंज। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। संवेदी अति प्रतिक्रियात्मक संवेदी प्रसंस्करण विकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए है संवेदन आधारित, बी है संवेदन वचन, सी है संवेदन शुद्धा, डी है संवेदन विपुलन इमानुमा। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर चूज करें, तो करेक्ट आंसर आपका डी है संवेदन विपुलम इनाजुमा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आवेगशील व्यवहार दर्शाता है? आवेगशील यानी गतिमान नहीं है, उस चीज को ढूंढना है। कुर्सी में बने रहने में कठिनाई,
मुड़ने में कठिनाई, सी है व्यग्रता में कठिनाई, काम पूरा करने में अच्छा ना होना। तो आपको करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, कुर्सी में बने रहने में कठिनाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। असंगठित व्यवहार समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होती है? असंगठित व्यवहार समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होती है? ए है खराब समय प्रबंधन, बी है नया करने में धीमा होना, सी है बिना बुलाए चिल्ला कर जवाब देना, डी है परिणाम के बारे में न सोचना। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खराब समय प्रबंधन। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पना का स्तर नहीं कहा जा सकता है? ए है स्मृति, बी है कार्यात्मक, सी है ठोस, डी है अमूर्त विचार। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी 5 संवेदनाएं स्थान विषयक संबंधों और स्थान विषयक कल्पना को समझने में मदद करती हैं? स्थान विषयक संबंध को भी ढूंढना है और स्थान विषयक कल्पना भी। ए है स्पर्श, बी है घ्राण, सी है श्रवण, डी है दृष्टि। दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, डी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक बच्चे को भाषा में बोलकर अभिव्यक्त करने और दूसरों द्वारा कहे हुए को समझने में समस्या होती है, कोई बालक है, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और उसे जब व्यक्त करता है तो उसे समझने में परेशानी हो रही, तो यह कैसा विकार कहा जाएगा? ए है अभिव्यक्तात्मक, बी है ग्राही, सी है अभिव्यक्तात्मक ग्राही मिश्रित, डी है स्वर संबंधी। दोस्तों इसमें नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आपको आंसर ढूंढना है, सी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अभिव्यक्तात्मक ग्राही मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक संस्था विभाजन, वचन और अपवर्जन की एक इकाई है, जबकि एक शक्तिशाली समुदाय जागरूकता को बढ़ावा भी देती है। ए है कक्षा, बी है शिक्षा, सी है जाति, डी है समाज। तो किसको बढ़ावा देती है, वही चीज आपको ढूंढना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको लिस्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की एक बीमा नहीं है? शिक्षा बनाम सामाजिक वर्ग, बी है सार्वभौमिकता बनाम अन्वयता, सी है विशिष्ट बनाम विसरित, डी है उदासीन बनाम भावुक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उदासीन बनाम भावुक। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
सामाजिक संबंधों का जाल, जैसे मामा है, ताऊ है, चाचा है, रिश्तेदारों से लेकर घर परिवार है, पास पड़ोस के लोग हैं, सामाजिक संबंधों का इसे जाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए है राष्ट्र, बी है सामाजिक कक्षा, सी है समाज, डी है जाति। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना था, जो समाज होता है, यानी सभी प्रकार के संबंधों को जोड़ करके एक समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था विभाजन, वचन और प्रवर्जन के एक इकाई है, जबकि एक शक्तिशाली समुदाय जागरूकता को बढ़ावा भी देती है? ए है कक्षा, बी है शिक्षा, सी है जाति, डी है समाज। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति। या ऊपर शायद आ चुका था प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की एक बीमा नहीं है? यह भी हो चुका है, उदयनशीलता भाव, डी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। सामाजिक संबंधों का जाल निम्नलिखित में से वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? राष्ट्र, सामाजिक कक्षा, समाज, जाति। इसका करेक्ट आंसर सी है, समाज। नेक्स्ट पर चलते हैं। किलपैट्रिक से पोस्ट। किलपैट्रिक ने निम्नलिखित में से एक सहित 4 प्रकार की परियोजनाओं का वर्णन किया है। पहला है समस्यात्मक परियोजना, बी है सामाजिक परियोजना, सी है सामूहिक परियोजना, डी है वैकल्पिक परियोजना। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। ये आपका करेक्ट आंसर है। किलपैट्रिक ने समस्यात्मक परियोजना की खोज की थी, प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विद्यार्थियों की प्रशंसा शक्ति बढ़ाती है? ए है ड्रिल, बी है समस्यात्मक, सी है रचनात्मक, डी है सौंदर्य परक। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, सौंदर्य परक। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह परियोजना विधि शिक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका है। यह परियोजना विधि शिक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका है, यानी परियोजना विधि में एक शिक्षक की शिक्षण कार्य करने में क्या भूमिका होती है, उस चीज को दे रहा है। यह तानाशाह की भूमिका देती है, कमांडर की देती है, प्राधिकारी की देती है, या मार्गदर्शक की देती है। 77 का, तो शिक्षक का कार्य केवल एक ही होता है। तानाशाह जो है गलत हो जाएगा, यह इनकरेक्ट है। कमांडर हो नहीं सकता, बच्चों के साथ कमांडरगिरी का प्राधिकारी हो नहीं सकता। तो मार्गदर्शन का काम एक शिक्षक करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक खपच्ची डॉट 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 का एक प्रकार है। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपरी अंग आर्थोसिस, बी है ढली या तांगा, सी है नलिका, डी है टखने तक का आर्थोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर अंग आर्थोसिस। एक खपची ऊपर अंग आर्थोसिस का एक प्रकार है, यही भरा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक विकारों से अंधापन नहीं होता। तो यह असत्य है। अन्य आनुवंशिक विकारों से अंधापन नहीं होता, जबकि आनुवंशिक विकारों से अंधापन हो सकता है, क्योंकि आनुवंशिक नियम है कि माता पिता के गुण और लक्षण उसके पुत्र में विद्यमान होते हैं। अब नेक्स्ट बी पर चलते हैं। बधिर अंधे व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। बधिर और अंधे भी संप्रेषण करते हैं। अध्ययन सर्वोत्तम रूप से कक्षा में होता है। अध्ययन सर्वोत्तम रूप से कक्षा में होता है। बधिरांग बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अध्ययन आपको कक्षा के अंदर ही किया जाए, बाहर भी अध्ययन हो सकता है। जैसे ट्यूशन वगैरह ज्यादातर तो कक्ष नहीं होता है, बाहर भी हो जाता है। अनेक प्रकार के आपके अध्ययन जो होते हैं बाहर हो जाते हैं। लेकिन डी आपका यह करेक्ट आंसर है। अंधिरांग बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कार्यात्मक पाठ्यक्रम तरीका निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? बच्चे की पिछली आवश्यकताएं, बी है पिछली और वर्तमान आवश्यकताएं, सी है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं, डी है केवल भविष्य की आवश्यकताएं। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर आपको 69 का ढूंढना है। सी आपका करेक्ट आंसर है, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति के विचार, बुद्धिमानी और भाषा में परिवर्तन, यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसके विचार, बुद्धिमानी और भाषा में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बने हैं? ए है संज्ञात्मक, बी है सामाजिक भावुक, सी है जैविक, डी है मनोवैज्ञानिक। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो संज्ञात्मक सबसे बढ़िया हिसाब किताब दिख रहा है, सबसे अच्छा, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हानिकारक व्यवहार जो कि शत्रुता, नकारात्मक और अवज्ञानपूर्ण व्यवहार से चिन्हित होता है, को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? व्यवहार विकार, बी ध्यान की कमी के अतिरिक्त ध्यान की कमी से अति सक्रियता का विकार, सी है विरोधात्मक अज्ञानपूर्ण विकार, डी है आक्रामक विकार। आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। सी है विरोधात्मक अवज्ञानपूर्ण विकार। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक स्थिति जिसमें नेत्र में लालिमा, एक कोई व्यक्ति है जिसकी आंख में लालिमा रहती है, आंखें लाल रहती हैं और आंखों में खुजली होती है और जलन भी होती है और बहाव होता है, यानी आंखों से पानी भी बहता है, डांट 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 कहलाती है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। नेत्र शोध, सी कार्नियल रोग, बी कार्नियल रोग, सी रेटिनल रोग, डी ग्लूकोमा। इसमें रोग की पहचान करने के लिए दे रहा है कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली और जलन होती है और बहाव होता है, यानी आंसुएं भी निकलते हैं। तो ये कौन से रोग से ग्रसित है व्यक्ति? आंखों के रोग को क्या कहा जाएगा? तो यह नेत्र रोग में आएगा।
न कि नेत्र शोध, शोध यहाँ पर लिखा है लेकिन इसको यह गलत है प्रिंट, नेत्र रोग में आएगा, नेत्र रोग कहा जाएगा। ये इज करेक्ट आंसर। बीमारी संबंधी परिघटना के लिए सही क्रम है रोग, दुर्बलता, अक्षमता, दिव्यांग, विकलांगता। दुर्बलता, रोग, अक्षमता, विकलांगता। सी है रोग, अक्षमता, दुर्बलता और विकलांगता। विकलांगता, अक्षमता, रोग, दुर्बलता। इसमें से करेक्ट आंसर दूधना है। तो 56 का करेक्ट आंसर एक होगा रोग। अगर रोग से आदमी दुर्बल हुआ और दुर्बलता के कारण अक्षमता हुआ, तो अक्षमता से जब कार्य नहीं कर पाया तो विकलांगता हुआ, तो यही सही क्रम है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतरानेत्र दाब बढ़ जाता है? कार्निया का अक्सर, आइरिस्टिस, मोतियाबिंद, डी है ग्लूकोमा। दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो ग्लूकोमा एक ऐसा परेशानी है जिसमें अंतरानेत्र दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है आंखों में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गुरालनिक के अनुसार, गुरालनिक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार बच्चे की अक्षमता द्वारा बनाए गए परिवारों के लिए संभावित तनावेदय बच्चे के लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ए है माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य, बी है परिवार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और स्वास्थ्य, सी है वैवाहिक संबंध, डी है संसाधनों की आवश्यकता। आपको इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, संसाधनों की आवश्यकता। नेक्स्ट पर चलते हैं। टीच कार्यक्रम डॉट वाले बच्चों के लिए विशिष्टता बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, हकलाने, बधिरांग स्थिति। आपको क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ढूंढना है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटिज्म। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एनीटिया की स्थिति निम्नलिखित में से किसमें संदर्भित है? ए है बाह्य श्रवण गोहिका का अल्प विकसन, बी है बाह्य श्रवण गोहिका का विकसित न होना, सी है कर्ण शकुल्ली और पिंडिका की पूर्ण अनुपस्थिति, और डी है गंभीर कपकर्ण। इसमें करेक्ट आंसर सी है कर्ण शकुल्ली और पिंडिका की पूर्ण अनुपस्थिति एनीटिया की स्थिति है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बोलने में एकल सर्वाधिक रिपोर्ट की जाने वाली त्रुटि जो गंभीर रूप से श्रवण दुर्बलता है कहलाती है, यानी प्रतिस्थापन, बी वॉइसिंग, सी गंभीर विकृति, डी चूक। करेक्ट आंसर आपका लास्ट है डी चूक।
अब आपका दोस्तों, आपने अब तक बने रहा साथ में। लास्ट यह आपकी वीडियो है आपके लिए। श्रवण प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक तरीका नहीं है? श्रवण प्रशिक्षण के लिए दे रहा है, ध्यान रहे। ए प्रश्न, बी वंचन, सी प्रतिस्थापन, डी संसूचन। पहचान, वंचन, संसूजन नहीं है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ढेर सारी वीडियो ऐसे ही मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।